नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका एल&टी एजुकेशन में। अपन ने राजस्थान हाई कोर्ट की कल लाइव क्लास ली थी, ठीक है। और आज अपन पढ़ेंगे अधीनस्थ न्यायालय, जो निचली अदालतें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। ज़्यादातर तो प्रश्न आता नहीं है यहाँ से, लेकिन कभी कभार आ जाता है तो लोग इसको पढ़ते नहीं है, हाई कोर्ट तक ही पढ़ाई करके छोड़ देते हैं, है ना। तो आज अपन इसको पढ़ेंगे। क्या है अधीनस्थ न्यायालय? पहले तो ये बताओ कि जैसे मैं बात करूँ अगर पूरे देश की, भारत में, तो भारत में जो न्यायपालिका है ना, इसको याद रखना कि जो भारत में जो न्यायपालिका है आपके, ये एकल न्यायपालिका है। कौन सी है? एकल न्यायपालिका है ना। इसको याद रखना। भारतीय न्यायपालिका एकल है, एकल न्यायपालिका है ना। इसका मतलब कैसे कि जो शीर्ष संस्था है वो क्या है आपके? सुप्रीम कोर्ट है। सबसे उच्च संस्था कौन सी है? शीर्ष कोर्ट कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है ना। और उसके बाद आते हैं आपके उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट्स, ठीक है। हाई कोर्ट्स। और उसके बाद आती है ये अधीनस्थ न्यायालय, ये पर जिला अदालतें, जिला अदालतें, ठीक है। तो भारत में एकल न्यायपालिका है ना। जो सर्वोच्च संस्था है वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, अगर न्याय के क्षेत्र में बात करें, है ना। तो सब में एक समान रूल फॉलो होते हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का अधीक्षण कर सकता है, और हाई कोर्ट जिला अदालतों का अधीक्षण करता है ना। तो सर्वोच्च कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय आपका सर्वोच्च संस्था है न्याय के क्षेत्र में। तो एकल संरचना है इनकी, है ना। बंटवारा नहीं है कि भाई जो हाई कोर्ट होते हैं उनके अलग नियम है, अलग विनियम चलते हैं, ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट का अधीक्षण कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट उनका अधीक्षण निरीक्षण करता है ना। तो ये एकल संरचना है, याद रखना इसको। भारत के प्रत्येक जिले में अपन पढ़ रहे हैं अधीनस्थ न्यायालय, है ना। हाई कोर्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया। तो भारत के प्रत्येक जिले में विभिन्न प्रकार के अधीनस्थ या निम्न स्तरीय न्यायालय होते हैं। निम्न स्तरीय न्यायालय होते हैं, है ना। ये याद रखना, ठीक है। ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा। तो भारत में ये जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, निचली अदालतें होती है, वो कौन से स्तर पर होती है? जिले के स्तर पर होती है ना। सर्वोच्च न्यायालय होता है भारत में। उसके बाद में राज्यों की बात करें तो हाई कोर्ट होते हैं ना। भारत में 25 हाई कोर्ट है ना। और उसके बाद में आती है जिला अदालतें, अधीनस्थ न्यायालय, है ना। तो अधीनस्थ न्यायालय, तो ये जिले में 3 प्रकार की अदालतें होती है ना। 3 प्रकार की अदालतें जिले में, अगर न्यायपालिका की बात करें तो 3 प्रकार की अदालतें जिला स्तर पर, ये याद रखना। क्या याद रखना आपको? कि जिला स्तर पर 3 प्रकार की अदालतें होती है। अब 3 प्रकार कौन कौन से भाई? आपने सिविल न्यायालय, दीवानी कोर्ट, सॉरी सिविल कोर्ट या दीवानी न्यायालय आपने नाम सुना होगा। उसके बाद आता है आपराधिक न्यायालय, फौजदारी, है ना। और एक है राजस्व न्यायालय, है ना। राजस्व न्यायालय जो राजस्व से संबंधित होता है ना, कृषि से जो कर लेते हैं उनके बारे में जो न्यायालय होता है वो कौन सा होता है? राजस्व न्यायालय। आपराधिक न्यायालय जो क्रिमिनल मामले सुनता है, अपराध के सजा के मामले जो, है ना, कौन सुनता है? आपराधिक न्यायालय होता है। उसके बाद में सिविल न्यायालय, दीवानी मामले जो होते हैं वो कौन सुनता है? सिविल न्यायालय, दीवानी न्यायालय सुनता है ना। तो ये याद रखना, जिले में 3 प्रकार के अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, सिविल न्यायालय, आपराधिक न्यायालय और राजस्व न्यायालय। बस इसको याद रखना है। निचली अदालतों के विरुद्ध की गई याचिकाएं कौन सुनेगा? उच्च न्यायालय सुनेगा। जो निचली अदालतें हैं, चाहे आपके आपराधिक न्यायालय हो या सिविल न्यायालय हो, उनके विरुद्ध कोई अपील की गई, याचिका की गई है, तो वो याचिका कौन सुनेगा? आपके हाई कोर्ट वो याचिका सुनता है। कौन सुनेगा? हाई कोर्ट याचिका सुनता है। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, जो निचली अदालतें होती है, निचली अदालतें होती है, इनका अधीक्षण कौन करेगा? ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है ना। तो ये याद रखना, निचली अदालतों का अधीक्षण कौन करेगा?
उच्च न्यायालय करेगा। राजस्थान सरकार नहीं करेगी, राज्य विधानमंडल नहीं करेगा, राज्यपाल नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, कौन करेगा? उच्च न्यायालय करेगा। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है ना? ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसको याद रखना, क्योंकि लोग हाईकोर्ट पढ़ के छोड़ देते हैं ना, उससे आगे बढ़ते ही नहीं है। तो अधीनस्थ न्यायालय में जो निचली अदालतें होती है उनका अधीक्षण कौन करेगा? उच्च न्यायालय अधीक्षण करता है ना, एक तो ये याद रखना। दूसरी बात ये कि निचली अदालतों के विरुद्ध की गई याचिकाएं याचिकाएं कौन सुनेगा? उच्च न्यायालय सुनेगा, है ना। और उच्च न्यायालय के विरुद्ध आपका सुप्रीम कोर्ट, है ना। चलते आगे। अधीनस्थ न्यायालय, अभी अपन ने हाईकोर्ट देखा था, तो हाईकोर्ट संविधान के भाग 6 में, है ना। और भाग 6 की बात करें तो अध्याय 5 में, अध्याय 5 में क्या है? आपका हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 5 में है। क्या है? हाई कोर्ट। 214 से 231 तक अपन ने क्या देखा था कल? हाई कोर्ट देखा था, उच्च न्यायालय देखा था। अब बात करें अगर जो निचली अदालतें हैं, अधीनस्थ न्यायालय है, तो अधीनस्थ न्यायालय भाग 6 में आते हैं ना। तो वैसे याद रखना कि संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 में उल्लेख है। भाग 6 के अध्याय 6 में क्या है? आपके अधीनस्थ न्यायालय है। क्या है? अधीनस्थ न्यायालय है ना, इसको याद रखना। अनुच्छेद 233 से 237 तक प्रावधान है, ठीक है। अगर पूरी राज्य की न्यायपालिका की बात करें, राज्य की न्यायपालिका की बात करें, तो राज्य की न्यायपालिका है तो भाग 6 में। कौन से भाग में है? भाग 6 में है, भाग 6 में है। और अगर आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद की बात करें, तो अनुच्छेद 214 से 237 तक है। अनुच्छेद 214 से 237 तक है। मैं बात कर रहा हूँ राज्य न्यायपालिका की, ठीक है। तो राज्य न्यायपालिका अनुच्छेद 214 से 237 तक है, ठीक है। भाग कौन सा है? भाग 6 है। यहाँ से प्रश्न आ जाता है ना। तो ऐसा ही ईओआरओ रीट में भी यहाँ से प्रश्न बनता है, तो याद रखना, यहाँ से प्रश्न बन सकता है आगे भी, है ना। छोटी छोटी चीजें हैं, याद रखनी पड़ेगी आपको, है ना, क्योंकि एक एक प्रश्न मैटर करता है। आज का जितना कंपटीशन हो चुका है, ठीक है, कि पता नहीं चलता कट ऑफ कम रहेगी ज्यादा रहेगी। जिस तरह की आरपीएससी ने पेपर बनाने का मूड बना रखा है, ठीक है, तो कट ऑफ का कोई अंदाजा नहीं लगता। इवन कभी कभार तो क्वालिफाई करना भी मुश्किल हो जाता है ना। कुछ लोग क्वालिफाई भी नहीं कर पाते और सीटें खाली चली जाती है ना। तो इसलिए जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो आपको अगर हेल्प करती है एग्जाम के लिए, तो देख लेना चाहिए, उसको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि वो सिलेबस का भाग होती है आपके का ना। तो यदि सिलेबस में राज्य की न्यायपालिका लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है केवल हाईकोर्ट आएगा, अधीनस्थ अदालतें उसमें आती हैं, ठीक है। अनुच्छेद 214 से अनुच्छेद 237 तक आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि राज्य की न्यायपालिका इसमें आती है। हाईकोर्ट तो 231 पे खत्म हो जाएगा। आपसे पूछ लिया एग्जाम में कि अनुच्छेद 235 में क्या है, तब आप क्या करोगे? ठीक है। तो ये याद रखना कि यदि आपका सिलेबस में जो चीज़ ढंग से लिखी हुई है, आप उसको अच्छे से कवर करो। सिलेबस का कोई भी पहलू आपसे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जो मौजूदा समय में जो एग्जाम्स हो रहे हैं, उनके पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, या फिर जो स्टूडेंट की जो संख्या बढ़ चुकी है, उस भीड़ से बचने के लिए आपको ऐसी ट्रिक अपनानी पड़ेगी कि जल्दी से सफलता मिल जाए, ठीक है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। ये नहीं सोच सकते कि आप कि भाई ठीक है हाईकोर्ट हो गया, एक दो प्रश्न आएंगे वो वहां से अपन कवर कर लेंगे, और अधीनस्थ अदालतों का तो कोई प्रश्न आता ही नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, बड़े अच्छे प्रश्न बनते हैं, है ना। आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इतना अगर आप 3 पेज आगे एक्स्ट्रा पढ़ लेते हो, 2 पेज एक्स्ट्रा पढ़ लेते हो, तो उसमें आपका कोई हानि नहीं है, आपका फायदा ही होगा, ठीक है। इसलिए कभी भी मेहनत करने से डरना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है ना। इंग्लिश में कहावत है कि हार्ड वर्क हैज नो सब्सिट्यूट, है ना। मेहनत, जो कठिन परिश्रम करते हैं उनका कोई विकल्प नहीं होता, ठीक है। इसलिए मेहनत तो करनी ही चाहिए, ठीक है। चलते आगे। अच्छा, याद रखना कि संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 में क्या है? आपके अधीनस्थ अदालतें हैं, है ना। अब है अनुच्छेद 233, इसमें क्या है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। क्या है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 233 में क्या है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब इसमें दो चीजें याद रखना कि जिला न्यायाधीश कौन होगा। जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश कौन होता है?
मैं बात कर रहा हूँ जिला न्यायाधीश की, है ना। तो याद रखना कि जिला न्यायाधीश कौन होता है। पहले तो उसकी अगर नियुक्ति की बात करें, नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति करता है आपके राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये प्रश्न याद रखना कि जिला न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल नियुक्ति करता है। और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? आपके राष्ट्रपति करता है ना। कल अपन ने देखा था। तो जिला अदालतें होती है, उनके जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल नियुक्ति करता है ना। इसको याद रखना। तो क्या अकेला राज्यपाल नियुक्ति कर देता है क्या? नहीं, वो उच्च न्यायालय से परामर्श करता है। राज्यपाल करेगा उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद, है ना। ये बात याद रखना, उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद, ठीक है। उच्च न्यायालय से परामर्श करेगा, उसके बाद में राज्यपाल नियुक्ति करता है ना। अब एक बात याद रखना कि जो नियुक्ति होती है, जिला अदालतों की जो नियुक्ति होती है वो दो तरह से होती है। जिला अदालतों की नियुक्ति दो तरीके से होती है। आप बोलो कैसे होती है? भाई एक तो जो आपके न्यायिक सेवा का व्यक्ति होता है, न्यायिक सेवा का, जैसे राजस्थान न्यायिक सेवा आरजीएस की जो एग्जाम होती है, वहां से यदि आपकी आपका सिलेक्शन होता है, आपको नियुक्ति की जाती है ना। एक तो न्यायिक सेवा से, एक होता है लोक सेवा से। लोक सेवक, ये कैसे? भाई आरपीएससी एग्जाम लेती है, ठीक है। तो जो लोक सेवकों की भर्ती होती है, तो लोक सेवक की यदि भर्ती होती है तो आरपीएससी से और आपके हाई कोर्ट से, आरपीएससी और हाई कोर्ट से परामर्श के बाद राज्यपाल उसे जिला न्यायाधीश नियुक्त करेगा। यदि नियुक्ति लोक सेवक की जाती है तो आरपीएससी और हाई कोर्ट से परामर्श करेगा, ठीक है। और हाई कोर्ट की अनुमति आवश्यक है। हाई कोर्ट की अनुमति तो आवश्यक होगी, है ना। उसके बाद में नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति तो राज्यपाल ही करेगा। लेकिन यदि लोक सेवक को जिला न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है तो आरपीएससी का भी इसमें रोल होता है ना। ये याद रखना कि लोक सेवक को भी न्यायाधीश बनाया जा सकता है ना। यदि स्टेटमेंट में कल जाके प्रश्न बनता है कि क्या कोई लोक सेवक जिला न्यायाधीश बन सकता है क्या, ठीक है, तो बन सकता है, ठीक है। और न्यायिक सेवा का जो व्यक्ति होता है वो भी जिला न्यायाधीश बन सकता है ना। इसको याद रखना, ठीक है। अपन देख रहे थे अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति तो उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद, हाईकोर्ट के परामर्श के बाद राज्यपाल, कौन? राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। नियुक्ति कौन करेगा? आपके राज्यपाल नियुक्ति करता है ना। याद रखना जिला न्यायाधीशों की पदस्थापना भी राज्यपाल ही करता है। यदि जिला न्यायाधीशों का स्थानांतरण करना हो, ट्रांसफर करना हो, तो ट्रांसफर भी कौन करेगा? आपके राज्यपाल ही करेगा। चाहे नियुक्ति हो या ट्रांसफर हो, कौन करेगा? राज्यपाल करेगा ना। इस बात को याद रखना। अनुच्छेद 233 याद रखना, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। उसके बाद है योग्यता। किसकी योग्यता? जिला न्यायाधीश बनने के लिए। जिला न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? कि संघ या राज्य की सेवा में न हो। इसका मतलब क्या होता है? वो लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद पर न हो का मतलब कि संघ या राज्य की कोई सेवा, ठीक है, उसमें न हो। यदि वह जिला न्यायाधीश बनता है तो उसे अपने पद छोड़ने होंगे। यदि कोई लोक सेवक जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होता है तो उसे अपना जो पद है वो छोड़ना होगा, उसके बाद में ही वो नियुक्त किया जा सकता है। तो ये बात याद रखना, ठीक है। संघ की सेवा में न हो, पहले रह चुका हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी जो वर्तमान में उसकी नियुक्ति होती है तो वह उस सेवा में नहीं होना चाहिए, ठीक है, याद रखना। उसके बाद वह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा हो। अधिवक्ता या प्लीडर रहा हो, ठीक है, प्लीडर या अधिवक्ता। अच्छा, यदि हाईकोर्ट का जस्टिस बनता है, हाईकोर्ट का कोई व्यक्ति न्यायाधीश बनता है, तो उसके संबंध में जो अधिवक्ता वाला प्रावधान है वो 10 वर्ष का हो जाता है। हाई कोर्ट की बात करें तो वह 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, ठीक है। लेकिन यदि बात करें जिला अदालतों की तो उसमें ये अवधि क्या है? 7 वर्ष है। जिला अदालतों की अवधि क्या है? 7 वर्ष है। तो 7 वर्ष तक अधिवक्ता, ठीक है, अधिवक्ता रहा हो। उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय सिफारिश करता है। मैंने बोला था कि उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट की सिफारिश तो अनिवार्य है। यहाँ पे उच्च न्यायालय का मतलब क्या है? मुख्य न्यायाधीश से है।
मुख्य न्यायाधीश से। जहां भी राजस्थान पॉलिटी में नियुक्तियों के बारे में यदि उच्च न्यायालय का प्रावधान आता है तो उसका मतलब होगा कि मुख्य न्यायाधीश कौन होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा, है ना, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो अनुच्छेद 233 में क्या था, 233 में था कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनकी योग्यता, योग्यता क्या होगी, 7 वर्ष तक वह अधिवक्ता रहा हो, वह कोई सेवा में न हो, और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश ने उसकी सिफारिश की हो, है ना। ये 3 चीजें याद रखना, ये तो प्रश्न बनता है, यहाँ से प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है, इसको तो याद रखना। उसके बाद है अनुच्छेद 233 के, ठीक है, कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णय आदि का विधि मान्यकरण। ठीक है, विधि मान्यकरण मतलब क्या है कि यदि किसी को जिला न्यायाधीश बनाया जाता है, उसकी नियुक्ति की जाती है, तो विधि मान्यकरण मतलब हाई कोर्ट से उनकी जांच कि भाई हाँ हाई कोर्ट ने सिफारिश की है क्या, उसी व्यक्ति को राज्यपाल ने बनाया है क्या। ठीक है, तो वो याद रखना, बस नाम याद रखना है। अनुच्छेद 233 कै में क्या है, जो जिला न्यायाधीश बनते हैं उनका विधि, उनकी नियुक्तियों के लिए विधि मान्यकरण। ठीक है, बस याद रखना 233 याद रखना, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, प्रश्न वो पूछा जाएगा। उसके बाद है 234, न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। ये एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, 234 अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। अभी अपन बात कर रहे थे कि लोक सेवक को भी जिला न्यायाधीश बनाया जा सकता है। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद है, 234, अनुच्छेद 234, है ना। नियुक्ति तो राज्यपाल ही करेगा, चाहे लोक सेवक हो या न्यायिक सेवा का कोई व्यक्ति हो। ठीक है, याद रखना अनुच्छेद 234 याद रखना, अनुच्छेद 234 याद रखना कि न्यायिक सेवा से भिन्न व्यक्तियों की जिला न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति। कौन है, न्यायिक सेवा से अलग कोई व्यक्ति है और उसको जिला न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है ना। तो नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति कौन करता है, नियुक्त तो राज्यपाल करता है, नियुक्त कौन करेगा, राज्यपाल नियुक्त करता है। ठीक है, याद रखना। नियुक्त तो राज्यपाल करेगा, राज्यपाल लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद, कौन, हाईकोर्ट के परामर्श के बाद न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है। ठीक है, ये अपना भी डिस्कस किया था कि राज्यपाल करेगा नियुक्त, लेकिन जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है, आरपीएससी है राजस्थान में, राजस्थान की बात करें तो आरपीएससी तथा हाईकोर्ट, इनसे परामर्श अनिवार्य है। ठीक है, ये याद रखना। अनुच्छेद 234 क्या था इसमें, अनुच्छेद 234 में क्या था कि जो न्यायिक सेवा से भिन्न व्यक्ति है उसकी जिला अदालतों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति। उसके बाद है अनुच्छेद 235, अनुच्छेद 235 ये क्या है, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। ये अपन ने बात की थी अभी कि अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण कौन करता है, कौन करता है नियंत्रण, तो भाई नियंत्रण हाईकोर्ट करता है। नियंत्रण कौन करता है, हाईकोर्ट करता है। ठीक है, नियंत्रण कौन करेगा, आपके हाईकोर्ट करेगा। उच्च न्यायालय नियंत्रण करता है, याद रखना। राज्य की न्यायिक सेवा के व्यक्तियों, राज्य की न्यायिक सेवा के व्यक्तियों और जिला न्यायाधीशों की पदस्थापना राज्य की न्यायिक सेवा की। ठीक है, राज्य की न्यायिक सेवा के जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, ये न्यायाधीश होंगे। अभी न्यायाधीश कौन से, जिला अदालतों वाले न्यायाधीश, जिला अदालतों के, है ना, जिला अदालतों के संबंध में, है ना, उनका चाहे स्थानांतरण हो, ठीक है, या उनकी पदोन्नति हो, उनका प्रमोशन करना हो, ठीक है, उनका प्रमोशन हो, या उन्हें छुट्टी देना हो, लीव एप्लीकेशन उनकी, है ना, इन सबको अप्रूवल कौन करेगा, हाई कोर्ट अप्रूवल करेगा। कौन अप्रूव करेगा, हाई कोर्ट अप्रूव करता है। ठीक है, कौन अप्रूव करता है, हाई कोर्ट अप्रूव करता है। राज्य की न्यायिक सेवा के जो भी अधिकारी होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, या फिर जिला अदालतों के जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी चाहे प्रमोशन की बात आए, चाहे स्थानांतरण की बात आए, चाहे उनके बारे में उनको छुट्टियों की जरूरत हो, है ना, तो इस विषय में निर्णय कौन लेगा, हाई कोर्ट निर्णय लेगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। छोटी सी बात है लेकिन यहाँ से प्रश्न बनता है कि जिला अदालतों के जो व्यक्ति होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनकी छुट्टियां कौन तय करेगा, कौन तय करेगा, राज्य सरकार तय नहीं करती है। ऑप्शन में राज्य सरकार आता है, राज्य सरकार तय नहीं करती है, हाई कोर्ट ही तय करेगा, क्योंकि न्यायिक व्यवस्था का मामला है, हाई कोर्ट ही देखता है। ठीक है, राज्य सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती। ठीक है, याद रखना
कि राज्य की न्यायिक सेवा के व्यक्तियों और जिला न्यायाधीशों की पदस्थापना, प्रोन्नति और उनकी छुट्टियों आदि के कार्य कौन देखता है? उच्च न्यायालय देखता है। कौन देखेगा? उच्च न्यायालय देखेगा। इसको याद रखना। मैं बात करूं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण की। भाई उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कौन करता है? स्थानांतरण तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन परामर्श कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट देगा। परामर्श कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट देता है ना। ये याद रखना, छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, याद रखना। अनुच्छेद 233 में क्या है? अनुच्छेद 233 में क्या है? जिला अदालतें, ठीक है, जो जिला अदालतें होती है उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति। और 234 में क्या है? अनुच्छेद 234 में क्या है? कोई व्यक्ति जो राज्य की न्यायिक सेवा का नहीं है, ठीक है, और उसे जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति अनुच्छेद 234 में है, ठीक है। अर्थात क्वेश्चन वैसे भी पूछता है कि लोक सेवकों को जिला न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति, लोक सेवकों को जिला न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति, कौन सा अनुच्छेद है ये? अनुच्छेद 234 है। और 235 में क्या है? अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण कौन करता है? आपके हाईकोर्ट नियंत्रण करता है, ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद 236। इसमें क्या है? अनुच्छेद 236 में क्या है? जिला न्यायाधीश पद के अंतर्गत कौन कौन से पद आते हैं उनका उल्लेख। जिला न्यायाधीश के अंतर्गत, चाहे अपन ने अभी न्यायाधीश देखे थे, मतलब कोर्ट देखे थे ना, जिले जिला स्तर पर जो आपने न्यायालय देखे थे, इसमें अपन देखा था एक तो राजस्व न्यायालय देखा था, आपके राजस्व न्यायालय देखा था, ये देखा था फौजदारी आपराधिक न्यायालय, ठीक है, फौजदारी कोर्ट बोलते हैं इसको, आपराधिक न्यायालय। और एक देखा था सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट, है ना। जिला स्तर पर ये 3 प्रकार के अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, ठीक है। कौन? 3 प्रकार के। तो इनमें जो न्यायाधीश कौन होगा, कौन सा उनका पद होगा, है ना, तो आदि के बारे में उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 236 में है। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 236 में है ना। इसको याद रखना कि जिला न्यायाधीश से संबंधित जो पद है उसके बारे में क्या क्या जानकारी है वो कौन से अनुच्छेद में मिलेगी आपको, कि कौन कौन व्यक्ति होता है ना, कौन से पद आते हैं इसके अंतर्गत। जिला न्यायाधीश के रूप में कौन कौन से पद सम्मिलित होते हैं, सेशन कोर्ट होता है, सेशन न्यायालय होता है, सेशन जज होते हैं, वो सारी चीजें किसमें है? अनुच्छेद 236 में है ना, याद रखना। एक है आपकी न्यायिक सेवा। न्यायिक सेवा इस पद का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति जो जिला न्यायाधीश के पद और जिला न्यायाधीश से अवर पद, अवर मतलब नीचे का पद, नीचे पद पर, नीचे पद पर सिविल न्यायिक सेवा में कार्यरत है। न्यायिक सेवा का मतलब क्या है? ठीक है, राज्य की न्यायिक सेवा का मतलब है कि अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से जो जिला न्यायाधीश के पद और जिला न्यायाधीश से निम्न स्तर के पद पर सम्मिलित होगा। राज्य की जो जिले की न्यायिक सेवा है अनुच्छेद 236 में है। 236 में 2 चीजें हैं। एक तो ये कि जिला न्यायाधीश कौन होगा, एक तो ये कि जिला न्यायाधीश कौन होता है इसके बारे में उल्लेख है, इस पद की जानकारी है, इस पद पर कौन कौन व्यक्ति नियुक्त हो सकता है, ठीक है। दूसरा है न्यायिक सेवा। क्या है? न्यायिक सेवा। अब वो न्यायिक सेवा चाहे जिला न्यायाधीश की बात हो, चाहे जिला न्यायाधीश की बात हो, या उससे निचले पद की बात हो, उससे उससे नीचे के पद की बात हो, कौन व्यक्ति कौन सा पद होगा, तो ये जानकारी कौन से मिलती है? अनुच्छेद 236 में, ठीक है, अनुच्छेद 236 में जानकारी मिलती है, इस बात को याद रखना। फिर है अनुच्छेद 237। कौन सा अनुच्छेद है? आपके अनुच्छेद 237। कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना। किस पर? कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर। मजिस्ट्रेट मतलब जो न्यायाधीश होते हैं, कुछ वर्ग के न्यायाधीशों पर, ठीक है, इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना। अनुच्छेद 237। आप तो ऐसे याद रखना कि जो अनुच्छेद 237 है आपका, ये बात करता है कि जो आपके राज्यपाल होता है, राज्यपाल अधिसूचना जारी करेगा और उपबंधों का प्रावधान करेगा। किसके लिए उपबंध? जिला स्तर पर, इसको ऐसे याद रखना आप कि जिला स्तर पर जो न्यायालय होते हैं, जिला स्तर के, जिला स्तर के न्यायालयों के लिए नियम हेतु कौन? राज्यपाल। राज्यपाल अधिसूचना जारी करेगा, ठीक है। ये जो अधिसूचना जारी करता है ये न्यायिक सेवा के लिए, जिला स्तर के न्यायाधीशों के लिए, न्यायालयों के लिए
जो कार्य नियम विनियम होते हैं वो इसके लिए अधिसूचना जारी कौन करेगा? आपका राज्यपाल अधिसूचना जारी करेगा। अनुच्छेद 237 का मतलब यही है कि मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना। तो उपबंध कौन से? जो उपबंध राज्यपाल तय करे। कौन से उपबंध लागू होंगे? इस पूरे अध्याय में जो अधीनस्थ अदालतें हैं इस पर कौन से उपबंध लागू होंगे? जो राज्यपाल अधिदेश द्वारा जारी करे, राज्यपाल अधिसूचना द्वारा जारी करे। ठीक है, तो याद रखना अनुच्छेद 237 में है ना, क्या है? राज्यपाल अधिसूचना जारी कर उपबंधों का प्रावधान करेगा। कौन से उपबंध? कुछ ऐसे नियम विनियम होंगे जो अधीनस्थ न्यायालयों के लिए होंगे। ठीक है, उसको याद रखना। अच्छा, इनका नियंत्रण कौन करेगा? नियंत्रण कौन करता है? तो भाई नियंत्रण तो हाईकोर्ट करता है। और नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति हाईकोर्ट नहीं करता है, नियुक्ति राज्यपाल करता है ना। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल नियुक्ति करता है। ठीक है, तो अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में ये आज की छोटी सी क्लास हुई अपनी। ठीक है, सिर्फ अपन ने देखा कि अधीनस्थ न्यायालय कौन से होते हैं ना। भारत में एकल न्यायपालिका है। कौन सी न्यायपालिका है भारत में? भारत में एकल न्यायपालिका है ना। एक स्तर है हमारी न्यायपालिका का कि ऊपर शीर्ष संस्था कौन सी? आपके सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद में हाई कोर्ट है, उसके बाद में जिला अदालतें हैं, निचली अदालतें हैं। ठीक है, तो आज की अपनी हाईकोर्ट की क्लास यहीं पूरी हुई। छोटी सी क्लास है। ठीक है, याद रखना। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को।